आगामी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हेतु विशेष हल प्रश्न। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। प्रश्न, जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी करिए। 150 शब्द। उत्तर, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था सदियों से विद्यमान रही है। ये व्यवस्था जन्म के आधार पर लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विशेषाधिकार प्रदान करती है। डॉक्टर अंबेडकर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले तथा पेरियार जैसे सामाजिक चिंतक जाति व्यवस्था के विनाश के पक्षधर रहे हैं, किंतु ये जाति व्यवस्था नई सदी में नई विशेषताओं के साथ उदित हो रही है। जाति व्यवस्था की नई नई पहचानों और इसके सहचारी रूपों पर यदि विचार करें तो ये वर्तमान में निम्नलिखित रूपों में देखी जा सकती है। भारतीय लोकतंत्र में जातिगत राजनीति के उभार ने जातीय पहचान व जातीय संगठनों को महत्वपूर्ण बना दिया है, जिससे जाति व्यवस्था को नवीन शक्ति मिली है। अपमानजनक जातिगत अभ्यासों जैसे मंदिरों में प्रवेश से रोकना, सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगाना आदि ने भी जाति व्यवस्था में निम्न कही जाने वाली जातियों को संगठित होने के लिए उत्प्रेरित किया है। ये भी जाति व्यवस्था द्वारा अर्जित एक नई पहचान है। जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था ने भी जाति व्यवस्था के अंतर्गत जातीय पहचान को उपयोगी बना दिया है। इस प्रकार जातिगत आंदोलनों के अंतर्गत तथा जातियों व शक्ति संपन्नीकरण की प्रक्रिया में जाति व्यवस्था नई नई पहचानों एवं सहचारी रूपों को धारण कर रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता, किंतु बेहतर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवसरों की उपस्थिति जाति व्यवस्था के बंधनों को कमजोर कर सकती है। अवसरों की बेहतर उपस्थिति जाति आधारित आरक्षण की बढ़ती तथा जातीय संघर्ष जैसी समस्याओं को समाप्त कर सकती है। इसमें भारतीय समाज में जाति आधारित अभिवृत्ति में भी रचनात्मक परिवर्तन की जरूरत है। प्रश्न, अमेरिकी क्रांति एक वयस्क होते उपनिवेशों के समाज के इतिहास में प्राकृतिक और अपेक्षित घटना थी। टिप्पणी करिए। 150 शब्द। उत्तर, अमेरिकी क्रांति के घटित होने के कई कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण था ब्रिटिश सत्ता द्वारा अमेरिकी समाज के रूप को नहीं समझ पाना, अर्थात अमेरिका के बदलते स्वरूप तथा उसके परिपक्वता की स्थिति को नहीं देख सके। उनकी नजर में अमेरिका महज एक औपनिवेशिक क्षेत्र या जिसका साम्राज्यिक दृष्टि से दोहन किया जाना था, लेकिन 1776 के आते और ये अमेरिका महज औपनिवेशिक बस्ती से ऊपर उठकर एक उदित होता राष्ट्र था। राष्ट्रीय चेतना की लहर इन उपनिवेशों में बहने लगी थी तथा पाश्चात्य चिंतकों का दर्शन यहाँ भी लोकप्रिय होने लगा था, जो उपनिवेशों के वयस्क होने के कारण था। इस प्रकार प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, जागृत अमेरिकी जनमानस अपने राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों को पाने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया तथा यहाँ राष्ट्र की अवधारणा पनपने लगी। ये इसकी परिपक्वता को दर्शा रहा था और इस स्थिति में किसी क्रांति का घटित हो जाना अनापेक्षित नहीं था। अमेरिकी क्रांति के लिए परिस्थितियों के साथ साथ जागरूकता भी मौजूद थी। प्रश्न, धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य मॉडल से किन किन बातों में भिन्न है? चर्चा कीजिए। 150 शब्द। धर्मनिरपेक्षतावाद लैटिन शब्द सेक्युलम से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इहलोक से संबंधित। वास्तव में धर्मनिरपेक्षतावाद आधुनिक काल की एक भौतिकवादी तथा मानववादी विचारधारा है, जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति के आधार पर इहलोक के महत्व की स्थापना करती है। जहाँ तक भारतीय व पाश्चात्य संदर्भ में भिन्नता की बात है, तो उसके मूल में मुख्यतः दो बातें हैं। एक, दोनों स्थानों पर धर्म के अर्थ में अंतर है। 2,
दोनों स्थानों पर धर्मनिरपेक्षतावाद की अवधारणा का उदय अलग अलग परिस्थितियों में हुआ है। उपर्युक्त दोनों बातों अर्थात धर्म के अर्थ एवं धर्मनिरपेक्षता के उदय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जब हम भारतीय एवं पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षतावाद के मॉडल का सम्यक परीक्षण करते हैं तो दोनों के अर्थ, स्वरूप एवं लक्ष्य में भी अंतर देखा जा सकता है। इस अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद का विकास धार्मिक विविधता के वातावरण में हुआ। यहाँ धर्म एवं राज्य का कभी सत्ता संघर्ष नहीं हुआ, जिससे धर्मनिरपेक्षतावाद का स्वरूप मुख्यतः सकारात्मक है। यहाँ राज्य किसी धर्म का विरोध नहीं करता, बल्कि सर्वधर्म समभाव का पालन करता है। जबकि पाश्चात्य जगत में धर्मनिरपेक्षतावाद का विकास मध्यकाल में चर्च राज्य धर्मतंत्र की प्रतिक्रिया में हुआ है, जिससे यहाँ राज्य धर्म को पूरी तरह अस्वीकार करता है। अतः पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का नकारात्मक स्वरूप अपनाया गया है। भारत में धर्म का अर्थ सद्गुण व स्वकर्तव्य पालन से है, जिससे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मूल निहितार्थ धर्म से पृथक्करण नहीं, बल्कि पंथ या संप्रदाय से राजनीति का पृथक्करण है। जबकि पाश्चात्य जगत में धर्म का अर्थ मजहब है, जो किसी अतीन्द्रिय सत्ता पर आधारित है। अतः पाश्चात्य मॉडल में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से तटस्थता है। भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद का उद्देश्य सांप्रदायिकता के विरोध से है, जबकि पाश्चात्य जगत में धर्मनिरपेक्षतावाद का उद्देश्य धर्म की उपेक्षा, तटस्थता तथा विरोध से है। अतः धर्मनिरपेक्षतावाद के भारतीय एवं पाश्चात्य मॉडल में देश व परिस्थिति जन्य भिन्नताएं अवश्य हैं, किंतु दोनों स्थानों पर इस विचारधारा का उद्देश्य मानववाद, नैतिकता तथा तार्किकता की स्थापना है। प्रश्न: प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोकवर्ण विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। विशदीकरण करिए। 200 शब्द। उत्तर: कला की विशेषता होती है कि वो अपने देश काल की प्रवृत्तियों और आदर्शों को सफलतापूर्वक व्यक्त करती है। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप भी कला की इस विशेषता का अपवाद नहीं है। इन स्तूपों में चित्रित साधारण जनजीवन के विषयों एवं कथानकों के द्वारा बौद्ध आदर्शों की व्याख्या की जा सकती है। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप के उदाहरण हमें सांची, बरहुत, बोध गया, अमरावती इत्यादि स्थानों से प्राप्त होते हैं। इन बौद्ध स्तूपों में जातक कथाओं के माध्यम से बुद्ध के पूर्व जन्मों को दर्शाया गया है, जिनमें बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में बताया गया है। इन कथाओं में बुद्ध की उपस्थिति को संकेतों के माध्यम से इंगित किया गया है, जो कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म में व्यक्ति पूजा या मूर्ति पूजा निषेध का संकेत करते हैं। इन स्तूपों में आम जन जीवन के कथानकों के द्वारा बौद्ध आदर्शों को दर्शाया गया है। बरहुत स्तूप में कमल का अंकन आत्मा की शुद्धता को व्यक्त करता है। ये निरर्थक कर्म कांड की जगह आत्मदीपो भव के आदर्श को सामने रखता है। पृष्ठ संख्या 105। बरहुत स्तूप में ही रुरु नामक मृग की जातक कथा के द्वारा कर्मवाद के सिद्धांत को आम जन जीवन तक पहुंचाया गया है। इसी तरह सांची के स्तूप में वेशांतर जातक की कथा के द्वारा उदारता और सहृदयता के मूल्य को दर्शाया गया है। सांची स्तूप के तोरण में उत्कीर्ण महाकवि जातक कथा के द्वारा करुणा, प्रेम और निस्वार्थता के मूल्य चित्रित किए गए हैं। इन सारे मूल्यों का उल्लेख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अष्टांगिक मार्ग में मिलता है। प्रारंभिक काल में स्तूपों में भयरहित विचरण करते पशु पक्षियों का अंकन अहिंसा के आदर्श को इंगित करता है। सांची स्तूप के तोरण द्वार पर चक्र का अंकन निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक अष्टांगिक मार्ग के आदर्श को बताता है। इन स्तूपों में चित्रित कथानक ही नहीं, वरन इन स्तूपों की वास्तुकला भी बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है।
अतः बौद्ध स्तूप कला को हम समग्रता पूर्वक तभी जान सकते हैं जबकि हमें बौद्ध आदर्शों की भी समझ हो। प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति जैसी सर्वसमावेशी कोई भी घटना कभी बौद्धिक शून्य में नहीं घटती है। टिप्पणी करिए 200 शब्दों में। उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति न केवल यूरोप की बल्कि विश्व की एक युगांतरकारी घटना थी। जब इस क्रांति को सर्वसमावेशी कहा जाता है तो इसका अर्थ है मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना। क्रांति को व्यापकता प्रदान करने और इसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। इस क्रांति का मूल तत्व था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इन्हीं तत्वों को समाहित करने के कारण इसे सर्वसमावेशी कहा गया। क्रांति के लिए सिर्फ परिस्थितियों का ही नहीं बल्कि उसके प्रति वैचारिक और बौद्धिक जागरण भी आवश्यक है। इस बौद्धिक जागरण को लाने में फ्रांसीसी दार्शनिकों ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, दिदरो आदि प्रमुख थे। वोल्टेयर ने जहां चर्च और राजतंत्र पर प्रहार किया, वहीं मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा के द्वारा सत्ता की निरंकुशता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। रूसो ने सामान्य इच्छा और लोकप्रिय प्रभुसत्ता के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया। इससे न केवल तत्कालीन व्यवस्था से जनता का मोहभंग हुआ बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। इस प्रकार दार्शनिकों ने क्रांति को बौद्धिक और वैचारिक आधार प्रदान किया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति जैसी सर्वसमावेशी कोई भी घटना कभी बौद्धिक शून्य में नहीं घटती है। प्रश्न, फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया था न कि संपत्ति पर। टिप्पणी करिए 200 शब्दों में। उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति का मूल कारण था सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक असमानता और इसी असमानता की प्रतीक थी विशेषाधिकार की अवधारणा। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग विशेषाधिकार से लैस था, जबकि बुजुर्गा वर्ग, किसान वर्ग और अन्य वर्ग विशेषाधिकार विहीन थे। ये विशेषाधिकार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में थे। यही कारण है कि विशेषाधिकार पर प्रहार इस क्रांति का सर्व प्रमुख कारण बना। विशेषाधिकारों पर प्रहार करने के क्रम में क्रांतिकारियों ने न सिर्फ सामंतवादी और राजतंत्रवादी व्यवस्था पर प्रहार किया बल्कि संपदा संबंधी विशेषाधिकारों पर भी प्रहार किया। वस्तुतः अधिकांश संपदा और भूमि पर विशेषाधिकार वर्ग का नियंत्रण था, जबकि एकमात्र करदाता विशेषाधिकार विहीन वर्ग था। चर्च की ओर कुलीन वर्ग की संपदा जब्त कर ली गई और राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दी गई, जिसे बाद में खुले बाजार में नीलाम कर दिया गया। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया था, न कि संपत्ति पर। प्रश्न, आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले महिलाओं के अधिक अनुकूल हैं? 200 शब्द। उत्तर, भारत में जनजातीय लिंगानुपात जो अपेक्षाकृत महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल हैं, न केवल दूसरे वर्गों के बल्कि अनुसूचित जातियों के मध्य लिंगानुपात से भी अधिक है। जहां संपूर्ण भारत का लिंगानुपात 943 है, वहीं अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 है, जबकि अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात केवल 945 ही है। बाल लिंगानुपात के मामले में भी जनजातियों की स्थिति अनुसूचित जातियों से बेहतर है। जनजातियों में साक्षरता दर निम्न होने के बावजूद इनका लिंगानुपात सबसे अधिक है, जो कि एक आश्चर्य की बात है। इसके पीछे कई सकारात्मक एवं नकारात्मक कारकों का योगदान है। जनजातियों में महिलाओं के प्रति लिंग समानता की भावना पाई जाती है, अर्थात जनजातियों में महिलाओं के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह नहीं होता। यहाँ महिलाएं आसानी से तलाक के लिए कह सकती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जनजातीय समुदायों में तो विवाह के समय कन्या पक्ष को धन दिया जाता है,
साथ ही पूर्वोत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के कई जनजातीय समूहों में मातृसत्तात्मक प्रथा का प्रचलन है, जहां महिला ही परिवार की उत्तराधिकारी होती है, जबकि अनुसूचित जातियों में ऐसा नहीं है। अनुसूचित जातियां हिंदू धर्म एवं संस्कृति का ही हिस्सा हैं, जहां समाज व पुरुष प्रधान है। अतः यहाँ जनजातियों की तुलना में स्त्री पुरुष समानता कम है, जो कि कम लिंगानुपात का कारण है। साथ ही जनजातियां अनुसूचित जातियों तथा अन्य वर्गों की तुलना में गरीब और निरक्षर होती हैं। अतः इनमें जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष का लिंग जांच की तकनीक से अनभिज्ञ होते हैं, और यदि वे उसके विषय में जानते भी हैं तो वो उनकी पहुंच से दूर होता है। इस प्रकार ये नकारात्मक कारक भी जनजातियों के मध्य उच्च लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी हैं। यद्यपि ये नकारात्मक कारक अनुसूचित जातियों के लिए भी सही है, लेकिन इनमें उन लोगों की प्रतिशतता अधिक है जिनके पास अपनी जमीनें तथा सरकारी नौकरियां हैं। संपत्ति को अपने ही परिवार में रखने के कारण यहाँ लिंग परीक्षण अधिक करवाया जाता है। हालांकि नए आंकड़ों में ये तथ्य भी सामने आया है कि पढ़े लिखे जनजातीय लोगों तथा जिनके पास सरकारी नौकरियां हैं में भी लिंग परीक्षण तथा लिंग चयन की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो रही है। प्रश्न: पिछले 4 दशकों में भारत के भीतर और भारत के बाहर श्रमिक प्रवसन की प्रवृत्तियों पर चर्चा करिए। 200 शब्द। उत्तर: प्रवसन मानव की मूलभूत आवश्यकता तथा उसकी मनोवृत्तियों में हमेशा से शामिल रहा है। पूर्व में मानव खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति, साम्राज्य विस्तार के साथ साथ व्यापार की जरूरतों के लिए प्रवसन करता था। वहीं वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि कारकों के कारण करता है। अगर भारत में प्रवसन की स्थितियों को देखें तो पिछले 4 दशकों में आंतरिक एवं बाह्य प्रवसन की प्रवृत्तियों में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। भारत में अगर श्रमिक प्रवसन की बात करें तो यहाँ अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के प्रवसनों में चरणबद्ध ढंग से बदलाव आया है। इन बदलावों में पुश एवं पुल दोनों फैक्टर महत्वपूर्ण रहे हैं। 60 से 70 के दशक में पुश फैक्टर के कारण अंतर्राज्यीय प्रवसन हुआ, जिसका मुख्य कारक कृषिगत संसाधनों से लोगों की आर्थिक जरूरतों का पूरा न हो पाना तथा बेरोजगारी की समस्या थी। इस प्रवृत्ति में प्रवसन मुख्यतः बड़े नगरों जैसे कोलकाता, मुंबई आदि की ओर हुआ। इस प्रवृत्ति में बदलाव 70-80 के दशक के बाद आया, जब पुल फैक्टर के कारण बेहतर जीवन यापन, रोजगार के साधनों की उपलब्धता के कारण बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ। पृष्ठ संख्या 106। इस खंड में प्रवसन मुख्यतः छोटे छोटे नवीन नगरों के साथ साथ महानगरों की ओर भी हुआ। 90 के दशक में बेहतर शिक्षा की उपलब्धता, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न रोजगार की संभावनाओं एवं मेट्रो सिटी की चकाचौंध में इनमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लेकिन प्रवसन के उपर्युक्त कारकों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये रहा कि अधिकांशतः श्रमिक प्रवसन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हुआ, जबकि शहरों से शहरों की ओर प्रवसन पूर्व की भांति चलता रहा। लेकिन 21वीं सदी के प्रथम दशक में ग्राम क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवसन में उल्लेखनीय बदलाव आया तथा श्रमिक प्रवसन की दर पूर्व की तुलना में कम हुई। इसका मुख्य कारण मनरेगा जैसी योजनाओं का संचालन रहा है। वर्तमान में अगर बाह्य प्रवसनों के कारणों को देखें तो इसमें व्यापक परिवर्तन आया है। जहां स्वतंत्रता के समय प्रवसन मुख्यतः राजनीतिक कारकों के चलते था, वहीं बाद के समय में आर्थिक जरूरतों के कारण हुआ। इसमें सबसे ज्यादा योगदान पुल फैक्टर का रहा है। बाह्य प्रवसन में भी चरणबद्ध ढंग से बदलाव आया है। जहां 60 से 70 के दशक में बाह्य प्रवसन छिटपुट ढंग से हुआ, वहीं 80 के दशक में मध्य पूर्व एशियाई देशों में पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था में आए उछाल ने इसमें उल्लेखनीय वृद्धि की। 90 के दशक में हुई संचार क्रांति एवं सेवा क्षेत्रों में रोजगार की संभावना ने इसमें उल्लेखनीय वृद्धि की।
लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन को भी दो अलग अलग धाराओं में देखा जा सकता है। भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि अधिक है, गरीबी की प्रतिशतता भी अधिक है। किंतु केरल जैसे राज्य जहां पर शिक्षा का उचित प्रसार हुआ है, वहां ऐसी स्थिति नहीं है। इसके विपरीत ये भी उल्लेखनीय है कि जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय निम्न है, वहां पर प्रजनन दर अधिक है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है, गरीबी और जनसंख्या वृद्धि में सह अस्तित्व पाया जाता है। एक तरफ अत्यधिक जनसंख्या संसाधनों पर दबाव बढ़ाकर गरीबी को बढ़ावा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीबी जनसंख्या वृद्धि में मुख्य रूप से योगदान देती है। प्रश्न, भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा करिए। 200 शब्द। उत्तर, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत में न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए हैं। इसने महिलाओं को भी प्रभावित किया है और ये प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में परिलक्षित हुए हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बढ़ोतरी से महिलाओं को रोजगार के बेहतर और अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं। बैंकिंग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हुई है। चंद्रा कोचर, इंदिरा नूई, उषा सुब्रमण्यम आदि कुछ ऐसे नाम हैं जो ये दर्शाते हैं कि महिलाओं की पहुंच अब उच्च स्तरीय पदों पर भी है। इससे महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच में बदलाव भी हो रहा है। साथ ही महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। इससे घर के अंदर और घर के बाहर निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई। हालांकि ये सुधार एक वर्ग विशेष की महिलाओं तक ही सीमित रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक व सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ने के रास्ते पर से शहरी व शिक्षित अधिकार संपन्न महिला वर्ग को ही प्राप्त हुए हैं। महिलाओं पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के साथ ही महिलाओं पर दोहरा दबाव पड़ा है। ऐसी नौकरी पेशा महिलाओं पर दबाव पड़ा है। अब ऐसी नौकरी पेशा महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिन्हें बाहर के काम के साथ साथ घर के काम भी करने होते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाएं अब तरह तरह के अपराधों के प्रति ज्यादा सुवेद्य हो गई हैं। कार्यस्थल पर उत्पीड़न एवं शोषण में वृद्धि हो गई है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप जिस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ है, इसने महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु समझने को बढ़ावा दिया है। यही नहीं, वैश्वीकरण के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण महिलाओं के पारंपरिक रोजगार के अवसरों में भी ह्रास हुआ है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक हथकरघा उद्योगों को पावर लूमों से तगड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जहां एक ओर महिलाओं के रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी तरफ इसके अनेक नकारात्मक प्रभाव भी महिलाओं पर पड़े हैं। प्रश्न, समालोचना पूर्वक परीक्षण करिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। 200 शब्द। उत्तर, सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि एवं गरीबी में पारस्परिक संबंध होता है। भारत जैसे देशों में भी ये बात लागू होती है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि और गरीबी दोनों ही प्रमुख समस्याओं के रूप में विद्यमान है। ऐसी धारणा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी में वृद्धि करती है, क्योंकि संसाधनों में वृद्धि उस अनुपात में नहीं होती जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि होती है। इसकी पुष्टि माल्थस के जनसंख्या समृद्धि सिद्धांत से भी होती है, जिसमें उन्होंने बताया था कि संसाधनों की आपूर्ति जनसंख्या वृद्धि की तुलना में कम रहती है। अधिक जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव पड़ता है। ये बात एक हद तक सत्य भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि गरीबी का एक कारण है।
हालांकि वर्तमान में इसे पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जाता, क्योंकि विद्वानों के अनुसार गरीबी की समस्या जनसंख्या वृद्धि से अधिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि का एक कारण गरीबी भी है। गरीबी के कारण शिक्षा सुविधाओं तक लोगों की पहुंच नहीं हो पाती, जिसके कारण उन्हें परिवार नियोजन के साधनों का उचित ज्ञान नहीं होता। साथ ही अशिक्षा के कारण वे जनसंख्या वृद्धि के परिणामों से भी अनभिज्ञ रहते हैं। एक दूसरा कारण ये भी है कि गरीब अपनी जनसंख्या इसलिए भी बढ़ाते हैं ताकि परिवार में आजीविका कमाने के लिए अधिक से अधिक लोग हों। इसके साथ ही गरीबों में बाल विवाह की प्रवृत्ति भी देखी जाती है, जिससे प्रजनन काल में वृद्धि हो जाती है और जनसंख्या बढ़ जाती है। इसको अगर अन्य संदर्भ में देखें तो जनसंख्या वृद्धि से रोजगार के अवसर की सुलभता कम उपलब्ध हो पाती है, जिसके चलते व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और वह अपने बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि उपलब्ध नहीं करा पाता और यही बच्चे आगे चलकर अकुशल मजदूर बन जाते हैं। ये लोग पुनः अपनी आय बढ़ाने के लिए परिवार बढ़ाने पर जोर देते हैं, जिसके चलते एक चक्र निर्मित होता है जो जनसंख्या वृद्धि एवं निर्धनता से अंतः संबंधित होता है। भारत के संदर्भ में ये बातें देखी जा सकती हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा में प्रसार से इसमें कमी आई है। पृष्ठ संख्या 107। प्रश्न, इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए कि क्या और किस प्रकार दलित प्राख्यान अर्थात असर्शन के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं। 200 शब्द। उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में दलित आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। दलित शब्द वर्षों से शोषित, पीड़ित व अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है। दलित आंदोलन का उद्देश्य इन जातियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व आर्थिक रूप से सशक्त करना है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात दलितों के समाज में सामाजिक व सांस्कृतिक समामेलन के लिए छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने के वैधानिक उपाय किए गए, जिनका प्रतिफल भी स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन मात्र छुआछूत खत्म करने से जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था की जड़ें काफी गहरी हैं। दलित पहचान से संबंधित सभी आंदोलनों ने उन्हें राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की कोशिश की, किंतु दलित पहचान की राजनीति कहीं न कहीं जाति आधारित व्यवस्था को मान्यता देने का भी एक कदम साबित हुई। दलित आंदोलनों का उद्देश्य दलितों की एक अखिल भारतीय पहचान कायम कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना था, किंतु वास्तविक रूप से इन सभी अछूत जातियों को एक साथ लाना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि इनके भीतर भी पद सोपानिक व्यवस्था अर्थात अनेक उपजातियां विद्यमान थीं। लेकिन ऊंची व निचली जातियों को मिलाकर चुनावों में की गई सोशल इंजीनियरिंग ने जाति व्यवस्था को पदानुक्रम की अपेक्षा जातिगत पहचान की ओर अग्रसर किया है। वर्तमान समय में दलित आंदोलन का एक मुख्य हिस्सा दलित साहित्य बन चुका है। वर्ष 1958 में महाराष्ट्र दलित साहित्य संघ ने प्रथम दलित साहित्य सम्मेलन किया था। इसमें आंदोलन धर्मी साहित्य रचने के आह्वान के साथ ही दलित साहित्य को स्वतंत्र मान्यता और इसके सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए विश्वविद्यालयों और साहित्यिक संगठनों द्वारा इसे उचित स्थान दिए जाने की मांग की गई, क्योंकि दलितों के शोषण में शिक्षा व साहित्य तक पहुंच न होना एक बड़ी बाधा थी। वर्तमान में दलित साहित्य द्वारा जातिवाद शोषण को उजागर कर जाति व्यवस्था पर प्रहार किया जा रहा है। वर्तमान में विभिन्न मीडिया संस्थानों, फिल्मों व सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से भी दलित सशक्तिकरण व जाति भेद के उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सांस्थानिक व संगठित आंदोलनों के साथ ही व्यक्तिवादी दृष्टिकोण भी सामने आ रहा है, जो समाज में नई क्रांति लाने में योगदान दे सकता है। इसके साथ ही
दलित पूंजीवाद की अवधारणा भी आकार ले रही, जिससे सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों में भी दलितों का स्वतंत्र रूप से सशक्तिकरण हो सके और समाज में उनकी भूमिका में वृद्धि हो रही है। दलित आंदोलन का उदय जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में दलित आंदोलन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के बजाय भेदभाव व छुआछूत रहित जाति व्यवस्था को पहचान के रूप में स्वीकार्य बनाने की ओर ज्यादा अग्रसर है, जो जाति व्यवस्था के समूल उन्मूलन से भटकाव है। साथ ही दलितों में भी उच्च व मध्य वर्ग व विभिन्न जातियों उपजातियों के रूप में विभेद मौजूद हैं। हिंदू समाज से जाति व्यवस्था के समूल उन्मूलन के लिए उच्च व निम्न जातियों के समग्र प्रयासों के साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विधिक प्रयासों का महात्मा गांधी के समाज के भीतर से बदलाव लाने की इच्छा में समावेश करना होगा। प्रश्न, भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन करिए और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके आपेक्षिक महत्व का मूल्य निर्धारण करिए। 200 शब्द। उत्तर, भारत विविधताओं का देश है। भाषा, धर्म, खान-पान, नृत्य, संगीत इत्यादि के आधार पर भारत की सांस्कृतिक विविधता के स्वरूप को समझा जा सकता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक इन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में अंतर को देखा जा सकता है, लेकिन इन स्वरूपगत विभिन्नताओं के बीच एकता के सूत्र भी रहते हैं, जो एक राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करते हैं। भारत बहुभाषा भाषी लोगों का देश है। यहाँ 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अनेक इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषाओं का विकास संस्कृत से माना जाता रहा है। इसके साथ इस भाषाई विविधता के मध्य भारत में सदैव से एक भाषा ऐसी रही है जो पूरे भारत को एक संपर्क सूत्र में पिरोने का कार्य करती रही है। प्राचीन काल में ये कार्य संस्कृत ने किया है, तो आज के समय में अंग्रेजी भाषा इस कार्य को कर रही है। इसके साथ अंग्रेजी और हिंदी के आपस में मेल से जन्मी इंग्लिश जैसी सामान्य बोलचाल की भाषा विभिन्न भाषाभाषी लोगों के मध्य एक संपर्क सूत्र का काम कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है। भाषाई विविधता की तरह भारत में धार्मिक विविधता भी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि धर्म एवं इन धर्मों के अंदर के विविध पंथ भारत की धार्मिक विविधता को ही दर्शाते हैं, लेकिन इस विविधता के मध्य एकता का तत्व भारतीय संस्कृति की अनोखी पहचान है। ये सारे धर्म अलग अलग उपासना पद्धति, धार्मिक ग्रंथों के कारण अवश्य ही अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये मूल्यों के स्तर पर एक ही हैं। सारे धर्म अपने अनुयायियों को नैतिकता और मानवीयता की शिक्षा देते हैं, और यही कारण है कि आज के समय में अक्षरधाम मंदिर, अजमेर शरीफ, बंगला साहब गुरुद्वारा तथा सारनाथ में सभी धर्मों एवं संप्रदायों के लोग आत्मिक शांति के लिए जाते हैं। भारतीय सांस्कृतिक विविधता यहाँ की कलाओं में दिखाई पड़ती है। कथक से भरतनाट्यम तक एवं आगरा के ताजमहल से ओडिशा के सूर्य मंदिर तक भारत की कलात्मक विविधता को आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन इस विविधता में भी एकता के सूत्र रहे हैं, जो भारत की राष्ट्रीय पहचान बने हैं। विभिन्न निष्पादन कलाओं ने धर्म और जाति के विभेदों को दरकिनार करते हुए एक भारतीयता की पहचान स्थापित करने का कार्य किया है। आज कोणार्क का सूर्य मंदिर, आगरा का ताजमहल एवं सांची के बौद्ध स्तूप स्मारक क्रमशः हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध धर्म के कलात्मक रूपों के संदर्भ में नहीं, वरन भारत की राष्ट्रीय धरोहर स्थल के रूप में जाने जाते हैं। भारत में भौगोलिक विविधता के साथ लोगों के खानपान में भी विविधता देखने को मिलती है। बिहार का लिट्टी चोखा, हैदराबाद की बिरयानी, दक्षिण भारत का इडली सांभर भारतीय खानपान की विविधता को दर्शाते हैं, लेकिन ये खाद्य पदार्थ केवल उसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा प्रयोग में नहीं लाए जाते, वरन ये पूरे देश में प्रचलित हैं। उत्तर भारत के शहरों में हैदराबादी बिरयानी और दक्षिण के राज्यों में लिट्टी चोखा आसानी से मिल जाता है।
इस तरह ये सारे खाद्य पदार्थ मिलकर भारतीय व्यंजन का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न धर्मों, जातियों एवं भाषाओं के लोग एक दूसरे के पर्व त्योहार, सुख दुख में भागीदार होकर एक दूसरे में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उनकी अलग सांस्कृतिक पहचान करना कठिन हो जाता है। सांस्कृतिक विविधता के उपर्युक्त तत्वों में भाषाई विविधता राष्ट्रीय पहचान को निर्मित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि भाषा न केवल समुदाय की सांस्कृतिक अस्मिता को दर्शाती है, वरन उसकी आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। भाषा के पश्चात क्रमशः धर्म, कला एवं खान पान की विविधता का राष्ट्रीय पहचान निर्माण में आपेक्षिक महत्व है। पृष्ठ संख्या 108। प्रश्न, भूमि तथा जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देगा, स्पष्ट करिए। 200 शब्द। उत्तर, पृथ्वी पर सीमित संसाधन हैं एवं इनका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, लेकिन इसके उलट ये देखा जाता है कि इसका वितरण असमान एवं अविवेकपूर्ण है। निम्नलिखित उपाय ये बताते हैं कि जल एवं भूमि का सही प्रबंधन मानवीय विपत्तियों को कम कर सकता है। उचित भूमि प्रबंधन एवं जल प्रबंधन के उपाय। 1. प्रत्येक व्यक्ति को भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि वे अपना घर बना सके। यद्यपि हमारे देश में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पार्कों व फुटपाथों पर सोते हैं। इसके लिए सही तरीके से भूमि का वितरण होना चाहिए। फिर भी अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भूमि का अधिकांश हिस्सा अपने कब्जे में किए हैं, जिससे कि असमानता उत्पन्न हुई। ये एक गंभीर समस्या है, रोका जाना चाहिए। 2. आने वाले समय में कृषि एक लाभकारी कार्य होगा। लोग छोटे छोटे भूमि के स्वामी होंगे एवं यंत्रीकरण पूरी तरीके से प्रभावशाली नहीं हो सकेगा। यद्यपि भूमि का सीमांकन एवं पट्टा इत्यादि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि लाएगा, जो कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाएगा तथा भूमि ही उत्पादकता को निर्धारित करेगी। 3. मत्स्यन आने वाले वर्षों में एक लाभकारी व्यवसाय सिद्ध होगा। कुछ मत्स्यन क्षेत्र संकट की स्थिति में पहुंच जाएंगे। 4. जनजातीय विकास के लिए उनके जंगलों पर अतिक्रमण न किया जाए एवं उन्हें उनका स्वामी बना रहने दिया जाए। 5. भूमि का उचित ढंग से प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकता है, जिससे जल एवं ध्वनि प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। मानव के अस्तित्व हेतु जंगल एवं प्राणियों का अस्तित्व भी आवश्यक है। वनारोपण के 33% लक्ष्य की प्राप्ति साथ ही विभिन्न प्राणियों की सुरक्षा हेतु उनके आवासों में उनका संरक्षण प्रभावी भूमि प्रबंधन के द्वारा ही संभव है। 7. नदी जोड़ो परियोजना, नदी जल संधियां आदि प्रभावी जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण विधियां हैं। इनके द्वारा जल संबंधित समस्या जैसे बाढ़, सूखा इत्यादि का समाधान हो सकता है। 8. असमतल सड़कों को ठीक कर दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। 9. हैजा, डायरिया इत्यादि रोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एवं समुचित साफ सफाई से दूर किया जा सकता है। 10. आंतरिक जल मार्गों, सड़क परिवहन के द्वारा व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि भारत के विकास में बढ़ोतरी होगी। 11. सर्वाधिक आवश्यक यह है कि सभी को स्वच्छ जल एवं समुचित साफ सफाई की व्यवस्था प्राप्त हो। निष्कर्ष, भूमि एवं जल मनुष्यों एवं जीवों की प्राथमिक आवश्यकता होती है। इनको अधिक महत्ता देनी चाहिए। भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अत्यधिक विकास किया है एवं इसका प्रयोग कर हमें इस देश में रहने लायक साधनों की उपलब्धता करवाई है। प्रश्न, अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण करिए। 200 शब्द। उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीयों के साथ विदेशियों ने भी भाग लिया। एनी बेसेंट,
C.F. एंड्रयूज, सत्यानंद स्टोक्स, कैथरीन हेलेमन या सरला बेन, मैडेलिन स्लेड या मीरा बेन, नेल्ली सेन गुप्ता इत्यादि कुछ विदेशियों ने भारत में बसकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आयरिश महिला एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों से प्रेरित होकर भारत आई थीं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्वशासन की मांग को लेकर 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की। दीनबंधु एंड्रयूज भी मिशनरी उद्देश्यों को लेकर भारत आए थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन की अन्यायपूर्ण एवं नस्लवादी नीतियों को लेकर ब्रिटिश जनमत को जागरूक करने का प्रयास किया। सत्यानंद स्टोक्स एकमात्र ऐसे अमेरिकी नागरिक थे जिन्होंने 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया तथा देशद्रोह के जुर्म में 6 महीने के लिए जेल भी गए। मीरा बेन ने सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों का प्रसार किया। सरला बेन ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जेल गए व्यक्तियों के परिवारों की मदद की। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन से जुड़ी थीं। नेल्ली सेन गुप्ता अंग्रेज महिला थीं जिन्होंने बहिष्कार और असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले विदेशियों की एक बड़ी संख्या कांग्रेस से जुड़ी थी। इनमें से एनी बेसेंट और नेल्ली सेन गुप्ता जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंची थी। इन विदेशियों में किसी ने भी क्रांतिकारी तरीकों का समर्थन नहीं किया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले विदेशियों में महिलाओं की एक बड़ी संख्या थी। स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले विदेशियों की एक बड़ी संख्या गांधीवादी विचारों से प्रभावित थी। मीरा बेन, सरला बेन, दीनबंधु, सत्यानंद स्टोक्स, नेल्ली सेन गुप्ता इत्यादि गांधी जी के अनुयायी थे, लेकिन एनी बेसेंट इस वर्ग में सम्मिलित नहीं थी। असहयोग, बहिष्कार एवं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के विषयों पर उनका गांधी जी से मतभेद था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में विदेशियों की सक्रिय भागीदारी एक अनोखी घटना थी, जो कि अंग्रेजी राज के नैतिक आधार पर एक करारी चोट थी। प्रश्न: पेट्रोलियम रिफाइनरियां आवश्यक रूप से तेल उत्पादक क्षेत्रों के समीप अवस्थित नहीं हैं। विशेषकर अनेक विकासशील देशों में इसके निहितार्थों को स्पष्ट करिए। 200 शब्द। उत्तर: भारत कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। तेल शोधनशालाओं तक कच्चा तेल पहुंचाने और वहां से पेट्रोलियम उत्पादों को उपभोक्ता बाजारों तक ले जाने हेतु पाइपलाइन सस्ता माध्यम है। भारत में कच्चे तेल के परिवहन हेतु 13,000 किलोमीटर लंबी एवं पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने के लिए 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 55 मिलियन टन है। वर्तमान में केवल 30% पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन पाइपलाइन से हो रहा है, जो विकसित देशों का आधा है। प्राकृतिक गैस के परिवहन की वर्तमान 9,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के निकट भविष्य में कृष्णा गोदावरी गैस को गुजरात, महाराष्ट्र, हल्दिया एवं चेन्नई ले जाने से दोगुना हो जाने की संभावना है। तेल क्षेत्रों से निकाले गए कच्चे तेल में अनेक अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए इसका परिष्करण आवश्यक होता है। ये परिष्करण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें भारी निवेश की जरूरत होती है। मथुरा, पानीपत, करनाल, जामनगर, भटिंडा, हल्दिया, वादीनार, बीना मध्य प्रदेश, तैतारी उड़ीसा आदि रिफाइनरियां प्रायः कच्चे तेल उत्पादक क्षेत्रों से दूरी पर स्थित हैं। अल्प विकसित देशों, प्रायः भारत जैसे देश, जहां पेट्रोलियम जैसी आवश्यक ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता अधिक है, इसके बावजूद वहां पर इन संसाधनों की अत्यधिक अल्पता पाई जाती है। अतः ऊर्जा की व्यापक आवश्यकता को पूरा करने हेतु कच्चे माल का आयात करना पड़ता है। भारत में ज्यादातर कच्चे तेल का आयात खाड़ी देशों से करना पड़ता है, जिनके परिष्करण हेतु भिन्न भिन्न स्थानों पर तेल शोधन या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को स्थापित किया जाता है। आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार अलग अलग राज्यों में रिफाइनरियों को स्थापित करके प्रत्येक राज्य में तेल की आवश्यकता को
पूरा किया जाता है। अतः इन्हीं उद्देश्यों से तेल शोधन शालाएं प्रायः अपने उत्पादन स्थल से दूर बनाई जाती हैं। इससे परिवहन लागतों में कमी आती है, जिससे उनकी कीमतों में वृद्धि ज्यादा नहीं हो पाती है, जिससे सस्ता एवं सुलभ तेल प्राप्त होता है। अतः अल्पविकसित देश अपने निहितार्थों के अनुसार विभिन्न जगहों पर पेट्रोलियम रिफाइनरियों की स्थापना करते हैं। पृष्ठ संख्या 109। प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत में अकाल की स्थिति की विवेचना कीजिए। कंपनी व क्राउन के प्रशासन में अकाल से निपटने के लिए किन आयोगों की स्थापना की गई थी तथा उनके द्वारा सुझाए गए उपायों की व्याख्या कीजिए। 250 शब्द। उत्तर, 18वीं शताब्दी में कंपनी शासन के अधीन भारत के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न समयों में अनुमानतः 12 अकाल एवं 4 भीषण सूखे पड़े। सर्वप्रथम 1769-70 में बंगाल प्रांत में एक भीषण अकाल पड़ा, जिससे इस प्रांत की लगभग 1/3 जनसंख्या काल के गाल में समा गई। इस अकाल में कंपनी के कर्मचारियों ने अवसर देखकर अनाजों को कम दामों में खरीदकर काफी ऊंचे दामों पर बेचा। कंपनी द्वारा कोई राहत का कार्य नहीं किया गया। 1792 में मद्रास में उत्पन्न सूखे से निपटने हेतु कंपनी ने सहायता कार्य आरंभ किए। इसके अलावा जब 1803 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा तो उस समय कंपनी द्वारा करों की दरों में रियायतें प्रदान की गईं। कंपनी के शासनकाल में सूखे से निपटने के लिए कोई निश्चित कार्य योजना नहीं बनाई गई थी। प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अपने तरीकों से अकाल से बचने हेतु योजनाएं बनाई जाती थीं, जैसे अन्न का सुरक्षित भंडार, जमाखोरी पर दंड की व्यवस्था, अन्न आयात पर पुरस्कार, कुएं इत्यादि के लिए ऋण प्रदान करना इत्यादि योजनाएं चलाई गईं। इस काल में कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के आयोग की स्थापना नहीं की गई। द्वितीय कालखंड क्राउन के अधीन प्रशासन का रहा, जिसकी कालावधि 1858 से 1947 तक रही। क्राउन के अधीन शासन काल में भारत में आर्थिक विकास की नीतियों पर काफी ज्यादा जोर दिया जाने लगा। इस कालखंड में रेलवे तथा अन्य संचार साधनों का विकास तथा विदेशी व्यापार में उन्नति हुई। इस समय भी अनेक अकाल पड़े। 1860-61 में दिल्ली एवं आगरा के मध्य अकाल पड़ा। अकाल की समस्या से निपटने के लिए उपाय सुझाने हेतु कर्नल स्मिथ की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर अत्यंत न्यून स्तर पर कुछ राहत कार्य किए गए, जिसमें अनेक दरिद्रशालाओं का निर्माण अकाल से निपटने हेतु कराया गया। 1866 में उड़ीसा, मद्रास एवं उत्तरी बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा। ये अकाल इतना भीषण था कि लगभग 13 लाख लोग काल कवलित हो गए। इस भीषण अकाल के पश्चात सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। उसके द्वारा दी गई सिफारिशों एवं अकाल के कारणों को 1880 के शाही आयोग की सिफारिशों में अंशतः शामिल किया गया। 1876 से 78 का अकाल मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब तक विस्तृत था। 5 करोड़ 80 लाख की आबादी वाला ये क्षेत्र भीषण अकाल की चपेट में था। आर.सी. दत्त के अनुसार लगभग 50 लाख लोग काल कवलित हो गए। सन 1880 में लिटन सरकार ने सर रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल के अध्ययन तथा उसके निवारण व बचाव हेतु एक आयोग की स्थापना की, जिसे स्ट्रेची आयोग कहा गया। इस आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला, भूख से पीड़ित होने से पूर्व ही लोगों को काम मिले तथा समय समय पर मजदूरी का पुनर्निर्धारण हो। दूसरा, निर्धनों एवं निसहाय व्यक्तियों को भोजन देना सरकार का कर्तव्य है। ये सहायता पके हुए भोजन, खाद्यान्न अथवा नकद रूप में भी दी जा सकती है, परंतु शर्त ये थी कि ऐसे लोगों को दरिद्रशालाओं अथवा सहायता शिविरों में रहना होगा। तीसरा, प्रभावित क्षेत्रों में अन्न भंडार करने वालों पर निगरानी रखनी होगी ताकि जमाखोरी इत्यादि से बचा जा सके।
चौथा, अकाल के समय भूमि व अन्य करों में छूट प्रदान की जानी चाहिए। पांचवा, अकाल सहायता को प्रांतीय शासन को वहन करना पड़ेगा। यदि अधिक आवश्यकता हो तब केंद्रीय सहायता उपलब्ध होगी। छठा, अत्यधिक सूखे की स्थिति में दुधारू पशुओं को हरे भरे क्षेत्रों में स्थानांतरित करना पड़ेगा। 1899-1900 के अकाल के बाद मैकडॉनल्ड आयोग का गठन किया गया, जिसने 1901 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में नैतिकतापूर्ण नीति पर बल दिया गया। इसमें पशुओं तथा कृषि बीजों के लिए शीघ्रता से धन मुहैया कराने तथा स्थायी कुएं खोदने पर विशेष बल दिया गया था। प्रभावित क्षेत्रों में दुर्भिक्ष आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया गया। इसमें अराजकीय सहायता का अधिक उपयोग तथा बड़े बड़े कार्यों के स्थान पर ग्राम स्तर पर कार्यों का आरंभ किया गया। आयोग ने बेहतर परिवहन सुविधाएं, कृषक बैंकों, सिंचाई व्यवस्था तथा उत्तम कृषि साधनों पर बल दिया। इस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया तथा लॉर्ड कर्जन के भारत से जाने से पूर्व ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। प्रश्न, वायुदाब क्या होता है? विश्व की प्रमुख वायुदाब क्षेत्रों के बारे में उल्लेख करिए तथा वायुदाब क्षेत्र किस प्रकार विश्व मौसम प्रणालियों का संचालन करती है। विस्तृत व्याख्या करिए। 250 शब्द। उत्तर, वायुदाब जलवायु के ऐसे अदृश्य तत्व हैं जो मौसम प्रणाली के अन्य घटकों को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। वायु में भार होता है जिससे ये धरातल पर दबाव उत्पन्न करता है, जिसे हम वायुदाब कहते हैं। हम धरातल पर वायु का दबाव महसूस नहीं कर पाते, परंतु ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों पर बढ़ने से वायुदाब कम होने के कारण मनुष्य असहज महसूस करता है। मनुष्य धरातल पर एक निश्चित एवं लगभग समान वायुमंडलीय दाब में होता है। ऊंचाई पर इसी वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण प्रायः भीतरी दबाव के प्रभाव से कान के पर्दे फट जाना, नाक से खून गिरना तथा आंखों से रक्तस्राव होना इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अक्षांशीय विस्तार के अनुसार धरातल पर कुल 4 प्रकार की वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहली, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र अर्थात इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दूसरी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र अर्थात सब टॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तीसरी, उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र अर्थात सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट व चौथी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र अर्थात पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होता है। इस क्षेत्र की उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है। चूंकि ये भाग वर्ष भर अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करता रहता है, जिससे वायु हल्की होकर ऊर्ध्वगामी होने लगती है। इसी कारण यहाँ निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। इसके विपरीत उपोष्ण वायुदाब कटिबंधों में उच्च दाब होने से इस पवन क्षेत्र अर्थात उपोष्ण पवन क्षेत्र की हवाएं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में अभिसरण करती हैं, जिससे एक मौसम प्रणाली का उदय होता है जो संपूर्ण विश्व के तापमान एवं मौसम को दिशा प्रदान करती है। द्वितीय क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय पेटी कहलाती है, जिसका विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होता है। इस क्षेत्र का निर्माण गत्यात्मक कारणों से होता है। यहाँ पर विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र एवं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की हवाएं ऊपर से अभिसरण करती हैं। जब ये हवाएं ऊपर से नीचे दबती हैं, तब इनके तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे यहाँ पर आसमान सदैव मेघ रहित तथा उच्च वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है। इन उच्च वायुदाब क्षेत्रों को अश्व अक्षांश अर्थात हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में स्पेन से घोड़े लेकर पाल से चलने वाले जलयान जब नई दुनिया अर्थात उत्तरी अमेरिका के लिए चलते थे, तब इस अक्षांश में पवनें न चलने के कारण
आगे बढ़ना कठिन हो जाता था। ऐसी स्थिति में कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे, अतः इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाने लगा। पृष्ठ संख्या 110। उपध्रुवीय निम्नदाब क्षेत्र दाब क्षेत्र 60 डिग्री तथा 70 डिग्री उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों स्थानों पर स्थित होती है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र में चलने वाली पवनों की निरंतरता भंग हो जाती है, परंतु महासागरों में एक समानता होने से निम्न वायुदाब केंद्रों की बेहतर स्थिति बनी रहती है। अतः महासागरों में इन्हें विभिन्न अक्षांशों पर भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश प्रचंड पचासा एवं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा के नामों से जाना जाता है। इसमें शीत ऋतु में वायुदाब अत्यधिक नीचा रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र की उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है। ध्रुवों पर सूर्यताप की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे वहां हमेशा बर्फ की मोटी परतें जमा रहती हैं, जिसके कारण वायु में अत्यधिक शीतलता उत्पन्न हो जाती है, जिससे इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब उत्पन्न होता है। भौगोलिक बल की अधिकता होने के कारण यहाँ की पवनें दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। इन्हें ध्रुवीय पूर्वा कहा जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न वायुदाब क्षेत्र विश्व मौसम प्रणालियों का संचालन एवं नियमन करते हैं, जिससे विश्वभर में मौसम प्रणालियां सुचारू रूप से चलती हैं। प्रश्न: भारतीय मानसून को आदर्श मानसून माना जाता है। दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया के मानसून का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी अवधारणाओं को समझाइए। 250 शब्द। उत्तर: भारतीय उपमहाद्वीप एक मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु के मध्य में मानसून का आगमन होता है, जिससे इस उपमहाद्वीप में भीषण एवं अनुकूलतम वर्षा की प्राप्ति होती है। भारतीय मानसून प्रणाली विश्व की ऐसी मौसम प्रणाली है जो कि प्रत्येक 10 वर्षों में अल नीनो की उत्पत्ति होने के कारण नियत होती है। इसमें कुछ गिरावट देखने को मिलती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ बहुत होता है। मौसमी उत्क्रमण के कारण अरब नौ संचालकों को इस बात का व्यापक आभास होता था कि इस क्षेत्र में जलवायु में तीव्र परिवर्तन होता है। इसी से मौसम शब्द की उत्पत्ति हुई। मानसून सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण का एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पर प्रवाह प्रतिरूप है। यह स्पष्टतः एक ही दिशा में पवनें चलती हैं, परंतु प्रधान दिशा में पूर्ण उत्क्रमण शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु के मध्य होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में मानसून अधिक सुस्पष्ट होता है। एशिया में ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर चीन, कोरिया तथा जापान में प्रायः 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांत विभिन्न वैज्ञानिकों ने सुझाए हैं। 1. हेली का तापीय सिद्धांत 1686। 2. फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत 1951। 3. नई अवधारणाएं। हेली ने सर्वप्रथम बताया कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण स्थल एवं जलमंडल की तापीय विलोमता से है। जहां ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण स्थल मंडल अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त कर निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। इसके विपरीत समुद्री क्षेत्र में कम तापन के कारण उच्च दाब क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। हवाएं उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। यही कारण है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। द्वितीय सिद्धांत फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत है। ये सिद्धांत इन्होंने 1951 में भारतीय मानसून के परिप्रेक्ष्य में दिया था।
इनके अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक वायुदाब क्षेत्रों का मौसमी स्थानांतरण है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण पवन क्षेत्रों में बदलाव होता है तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें विक्षेपित होती हैं एवं मानसून की उत्पत्ति होती है। नए सिद्धांतों में जेट स्ट्रीम सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायुयानों की गति एवं दिशा में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार ये अनियाम सांद्रित भूविक्षेपी पट्टियां हैं जो 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 9 से 10 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य चलती हैं। ये जेट स्ट्रीम धाराएं भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु व शीत ऋतु में मानसून की उत्पत्ति का कारण बनती हैं। प्रश्न, ये स्पष्ट करिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। 250 शब्द। उत्तर, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। औपनिवेशिक शोषण की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुए इस विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था। भविष्य में इस तरह के विद्रोहों से बचने तथा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में व्यापक परिवर्तन किए। इंग्लैंड के सभी राजनीतिक गुटों ने 1857 के विद्रोह का कारण कंपनी की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों को माना। अतः 1858 का कानून पारित कर शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री, जिसे भारत सचिव कहा जाता था, के पास रहता था। ये सचिव भारत से दूर लंदन में बैठा होता था। अतः इस स्थिति में सरकार की नीतियों पर भारतीय जनमत का प्रभाव और भी कम हो गया। सरकार की नीतियों पर ब्रिटिश उद्योगपतियों और व्यापारियों का प्रभाव और बढ़ गया। इस कारण ब्रिटिश नीतियां एवं प्रशासन पहले से अधिक प्रतिक्रियावादी हो गया। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का महत्वपूर्ण आधार उनकी सेना थी। अतः विद्रोह के पश्चात सैन्य नीतियों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रवाद की भावना न बढ़ सके, इसके लिए उनके बीच जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय निष्ठा की भावनाओं को प्रोत्साहित किया गया तथा इसके आधार पर गोरखा, महार, मराठा, सिख इत्यादि रेजिमेंट की स्थापना की गई। भविष्य में 1857 के विद्रोह जैसी घटना न हो, इसके लिए सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा सेना के महत्वपूर्ण विभाग उन्हें दे दिए गए। विद्रोह के दौरान कई जागीरदारों और भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था तथा अंग्रेजों ने इन राजाओं और जमींदारों को साम्राज्य का समर्थक मान उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब ये घोषित किया गया कि भविष्य में भारतीय राज्यों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इस तरह पहले से चली आ रही डलहौजी के व्यक्तिगत व प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति को त्याग दिया गया। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती थी। अतः भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थायित्व देने के लिए अंग्रेजों ने और अधिक प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनाईं। 1857 के विद्रोह के पहले ये प्रचारित किया जाता था कि अंग्रेज भारतीयों को स्वशासन के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, लेकिन विद्रोह के बाद अब कहा जाने लगा कि भारतीय अपना शासन चलाने में अयोग्य हैं। अतः अंग्रेजों का शासन अनिश्चित समय तक चलते रहना चाहिए। पृष्ठ संख्या 111। प्रश्न, चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं। 250 शब्द। उत्तर, भारत में स्वतंत्रता पश्चात ही नए राज्यों की मांग शुरू हो गई थी। हालांकि उस समय नए राज्यों की मांग का कारण भाषाई आधार था। वर्तमान में भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे गोरखालैंड, बुंदेलखंड, मराठवाड़ा इत्यादि नए राज्य के निर्माण की मांग कर रहे हैं।
विभिन्न विद्वानों का मत है कि नए राज्यों के गठन से बेहतर शासन प्रशासन के अलावा राज्य के संसाधनों के समुचित उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, जबकि आलोचकों का मत है कि नए राज्यों के गठन से देश के संसाधनों का अपव्यय होगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल होगा। वस्तुतः नए राज्यों का गठन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित रूप से लाभप्रद है। नए राज्यों के गठन से राज्यों का आकार छोटा होगा, जिससे शासन एवं प्रशासन का सुगम संचालन के साथ ही दक्षता में वृद्धि होगी, जो अंततः राज्य के विकास के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में लाभप्रद होगा। बड़ा राज्य होने की स्थिति में कई बार कोई क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से अत्यधिक संपन्न होने के बावजूद शासन की गलत नीतियों के कारण आर्थिक सामाजिक विकास में पिछड़ा रह जाता है। नए राज्यों के गठन से ये समस्या बेहतर शासन पहुंच से दूर होगी तथा राज्य के सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास होगा। नए राज्य के गठन के कारण उस राज्य में निर्जातीय संघर्ष एवं क्षेत्रवाद जैसी राष्ट्र विरोधी समस्याओं का समाधान संभव हो पाएगा। फलतः नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होगा। राष्ट्रवाद के संचार के कारण नागरिक देश की आर्थिक गतिविधियों में समुचित भागीदारी करके भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को तीव्र कर सकते हैं। नए राज्यों के गठन से शासन की योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाकर राज्य में विद्यमान विषमता को कम किया जा सकता है। राज्य में मौजूद विषमता अलगाववाद, नक्सलवाद, उग्रवाद जैसी हिंसक गतिविधियों में सहयोगी होती है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। नए राज्यों के गठन से बेहतर आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उपयुक्त गतिविधियों को समाप्त या कम करके आकर्षित किया जा सकता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों की समृद्धि हमें इस दिशा की ओर प्रोत्साहित करती है। किंतु सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि नए राज्यों का गठन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निरपेक्ष रूप से लाभप्रद हो, ये कोई जरूरी नहीं है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। नए राज्यों के गठन से अलग अलग प्रशासनिक भवन और कार्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी, जिससे देश को अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। राज्यों के गठन के समय संसाधनों के बंटवारे के क्रम में एक राज्य को संसाधन कम प्राप्त हो सकते हैं, जिससे वो राज्य पिछड़ा ही रह जाएगा। नए राज्यों के गठन के पश्चात जल राज्य से विभिन्न संसाधनों जैसे नदी, जल, जमीन इत्यादि पर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिनसे विभिन्न अधिकरणों का निर्माण एवं विवाद समाधान तंत्र बनाने होते हैं, जिससे अत्यधिक व्यय बढ़ता है। नए राज्यों के गठन से नागरिकों के मध्य कटुता, द्वेष एवं हिंसा की भावना बढ़ती है और संसाधनों एवं सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था एवं प्रगति के प्रतिकूल है। नए राज्यों का गठन यदि विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है तो ये उचित है, किंतु अगर राजनीतिक लाभ एवं वोट बैंक के लिए किया जा रहा है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निष्कर्षतः नए राज्यों के गठन से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव परिलक्षित होते हैं। अतः नए राज्यों के गठन को लेकर विशेष सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः राज्यों के गठन से ही उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, बल्कि शासन का सुचारू संचालन एवं नीतियों के समुचित क्रियान्वयन से राज्यों का समुचित विकास किया जा सकता है और अंततः देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 112।